हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम शुरू करेंगे वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज। आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स आज जो है ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। मल्टीपल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या हैं और इंडिया में कितने % वाटर रिसोर्स हैं और इंडिया का लैंड एरिया कितना है। इसके अलावा आपके सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन से होते हैं और आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वाटर का पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, कहाँ कहाँ पानी का यूज होता है, कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में करा चुका हूं, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल वाटर पॉलिसी वो मैंने करा दी है। जल क्रांति अभियान वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट वो मैं करा चुका हूँ। तो इसके बाद इसी वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका भी समझ लो फिनिश हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर लेना, ठीक है। आज के वीडियो में हम टॉपिक बहुत सारे कवर करेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिवली लेंदी होगा और ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल से 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाएगा बस, है ना। तो शुरू करते हैं। हम बिल्कुल आराम से बेसिक से कवर करेंगे वाटर रिसोर्सेज। अगर हम अपनी धरती पे देखें तो टोटल धरती पे हमारी पे 70% लगभग पानी है और 29% लैंड है। इसी 71% पानी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सी, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, इन सभी जगहों पर ये पानी देखने को मिलेगा। तो अपनी जो धरती माता है उसमें लगभग 70% तो क्या है, पानी है और 29% लैंड है। चूँकि हमारी धरती पे पानी ज़्यादा है इसलिए हमारी धरती को हम क्या बोलते हैं, अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ये भी आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, पानी एक साइक्लिक रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा सप्लाई में है। पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपको पता 71% पानी है। अब ये कहूँ सब इतना पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों है, वो पीने का पानी हमने क्या है पॉल्यूट कर दिया है और जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भले ही पानी हमारे पास 71% है पर सिर्फ आप पानी का परसेंटेज देखें ना तो पानी में 97.5% आप पानी जो है वो तो सैलाइन है। कैसा पानी है, सैलाइन। जबकि 2.5% पानी जो है ना वो है फ्रेश वाटर। इसका मतलब हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती की जो 71% अर्थ है पानी से ढकी हुई है। फ्रेश वाटर हार्डली कितना है, हमारे पास 3% पानी है फ्रेश वाटर, ठीक है। पानी की शॉर्टेज जो है आपको पता ही है बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और रिसोर्सेज जो है अगर ऐसे ही दिक्कत होती गई, शॉर्टेज होती गई तो फ्यूचर में दिक्कत भी हो सकती है। कोई भी रिसोर्स, एनी रिसोर्स अगर उसकी कमी हो रही है तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड डिजायर टू हैव ए कंट्रोल ओवर दिस रिसोर्स इज क्रिएटिंग टेंशंस एंड कॉजिंग डिस्प्यूट अमंग नेशंस, स्टेट्स, कम्युनिटीज एंड रीजन्स, ठीक है। पानी कम है, हर कोई पानी पे कंट्रोल करना चाहता है, जिसकी वजह से टेंशंस बढ़ रही हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं देशों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में और रीजन के बीच में। देखो इसको एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पानी कम है तो आप देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ध्यान देना। देखो अपना पर्पज़ ये नहीं है कि ये लाइन टू लाइन पढ़ दें, है ना। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ना। पॉलिटिकल से लिंक कराऊंगा मैं इस चीज़ को। पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप देखो हमें इंडस वाटर ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट। इंडिया में अगर हम देखें, सिर्फ इंडिया में देखें तो इंडिया में आपको पता है साउथ इंडिया में एक रिवर है कावेरी। कावेरी जो रिवर है ये दो स्टेट्स के बीच में इसका डिस्प्यूट चल रहा है, एक तो तमिलनाडु के बीच में और एक कर्नाटक के बीच में। मतलब नेशनल लेवल पर डिस्प्यूट देख रहे हैं हम और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्प्यूट देखो और रीजनल लेवल पर भी आप देखना पानी को लेकर हर कोई पानी को कंट्रोल करना चाहता है, कम है तो बहुत बड़ी समस्या है। फ्यूचर में आप देखो वाटर वॉर हो सकता है। क्या हो सकता है, वाटर वॉर हो सकता है। इसलिए एफिशिएंट यूज करना, कंजर्वेशन करना पानी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इस स्लाइड में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है जो MCQ में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेगा और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहली बात, अब सोचो दुनिया में अगर ज़मीन हम देखें 100% ज़मीन है दुनिया में, तो उसमें से इंडिया के पास कितनी है, मात्र 2.45%। समझ गए। इंडिया में अगर दुनिया में 100% ज़मीन है वर्ल्ड में तो इंडिया के पास उसका कितना हिस्सा है अपने पास, 2.45%। तो इंडिया टोटल एरिया इज अबाउट 2.5% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। वर्ल्ड का जितना भी एरिया है भारत के पास उसका 2.45% है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है।
दूसरी बात, दुनिया में अगर मान लो 100 लीटर पानी है, कितना पानी है 100 लीटर, तो भारत के पास अराउंड कितना लीटर पानी है 4 लीटर पानी है ना, ऐसे समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इंडिया हैज़ 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेस, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। मान लो दुनिया में 100 लोग हैं तो भारत में कितने लोग रहते हैं 16 लोग रहते हैं, अंडरस्टूड। तो लगभग 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ रहती है भारत में। तो 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लैंड एरिया कितना है, ये है आपका 2.45%। भारत में वाटर रिसोर्सेज कितने हैं 4%। भारत में पॉपुलेशन कितनी है दुनिया की 16%। तो ये 3 डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना आराम से, है ना। टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जो बारिश होती है ना उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन बोल देंगे। जब आप क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड बरसते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब चाहे ये रेनफॉल के रूप में बरसें या स्नोफॉल के रूप में बरसें या हेल स्टोन्स के रूप में बरसें, दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन ए ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। आप ध्यान रखना, टोटल पानी जो आ रहा है ना आपका प्रेसिपिटेशन से, वो कितना है 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। देखो पानी की जो मतलब पानी को अमाउंट जो मेजर कर रहे हैं वो क्यूबिक किलोमीटर में। क्यूबिक क्यों लगाते हैं, किलोमीटर का क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो आपको पता है वॉल्यूम में हम यूनिट जो लगाते हैं वो क्यूब लगा देते हैं, राइट। अब इस किलोमीटर क्यूब लिख लो या डायरेक्ट क्यूबिक किलोमीटर रख लो, एक ही बात है, चिंता ना करें। तो ये यूनिट है बस, है ना, कि इतना पानी हमें किससे मिल जाता है, प्रेसिपिटेशन से। और सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, आपकी सरफेस पे जो पानी है और ग्राउंड में जो पानी है, ये हमारे पास कितना अवेलेबल है, ये है 1869 किलोमीटर। कितना है 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब इस 1869 क्यूबिक किलोमीटर का जो सरफेस पर भी है और ग्राउंड वाटर में भी है, इसका 60% ही यूटिलाइजेबल है। 60% अच्छा, वर्ड यूटिलाइजेबल बार बार आएगा। यूटिलाइज का मतलब होता है जिसको हम उपयोग कर सकें, जिसको हम यूज कर सकें, राइट, उसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेबल। तो सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल वाटर जो कि 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, इसका 60% ओनली, 60% बनता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। यही जो पानी है इसको हम यूज करते हैं, राइट। अच्छा, टोटल यूटिलाइजेबल वाटर सोर्सेस कितने हमारे पास 1122 क्यूबिक किलोमीटर। दोबारा मैं बता रहा हूँ सारे डेटा, बिल्कुल चिंता ना करनी, आराम से। दुनिया में जितना भी वर्ल्ड एरिया है, सरफेस एरिया है, उसका भारत के पास कितना है 2.45% है। कितना है 2.45% है। दुनिया में जितना भी पानी के रिसोर्सेस हैं भारत के पास कितने हैं 4%। दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है भारत के पास कितनी है 16%। प्रेसिपिटेशन से टोटल कितना पानी मिलता है हमें 4000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर से कितना पानी ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पर कितना पानी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। इसका कितना हम यूज करते हैं 60%। कितना बनता है 60%, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। बस हो गया। कोई भी डेटा यार 3-4 बार देख लो, आप चिंता ना करो, याद हो जाएगा। अब यार पहली बार में हम देखते ही पागल हो जाओ, माय गॉड डेटा 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 डेटा, वैसे ही पहले ही हार्ट अटैक लाया यार, दैट्स नॉट फेयर, राइट। 2-3 बार रिवाइज करो, हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब हम देखेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेस। सरफेस वाटर रिसोर्स का मतलब है पानी जो हमारी अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेस। तो सरफेस पे कहाँ कहाँ पे पानी पाया जाता है भैया, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड और टैंक्स। इसमें हम ओशंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट, उसको अलग कर दो। तो सरफेस पे जो पानी हम जिसको जनरली यूज करते हैं, यूटिलाइजेबल जो पानी है, वो है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और टैंक्स में। भारत में छोटी मोटी नदियाँ प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज को अगर मिला दें तो ये बनती है कम से कम 10,360 रिवर्स, ठीक है। मीन फ्लो, एनुअल फ्लो इन ऑल रिवर बेसिन्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू 1869 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब सभी रिवर बेसिन्स में जो पानी फ्लो हो रहा है उसका मीन निकालें तो कितना आता है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कंस्ट्रेंट ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज। अब देखो हमारे पास जितना भी सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर जितना भी है, उसका कितना परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं, मात्र 32% यूज कर रहे हैं। दैट इज 690 क्यूबिक किलोमीटर यूज कर रहे हैं। उसके अलग रीजन है, पूरा यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है टोपोग्राफिकल प्रॉब्लम हो। टोपोग्राफिकल का मतलब होता है अब यार माउंटेनियस रीजन में पानी है, वहाँ पे कौन जाएगा उसको पानी को लेने के लिए, वहाँ पे मतलब ग्लेशियर्स बने हुए हैं, वहाँ पे कोई लेक है ग्लेशियर्स के बीच में, तो तुम पानी लेने जाओगे रिवर्स का पूरा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जंगलों में कोई रिवर जा रही है,
हाइड्रोलॉजिकल, और पानी में ये भी होता है कि कई जगह का पानी सही भी नहीं होता, दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। तो कंस्टेंट का मतलब कुछ समस्याएं, तो कुछ समस्याओं की वजह से, चाहे वो टोपोग्राफिकल हो, चाहे हाइड्रोलॉजिकल हो, पानी से संबंधित हो या किसी की फिजिकल लोकेशन से संबंधित हो, तो हम कितना पानी यूज कर रहे हैं, 32% पानी यूज कर रहे हैं। वाटर फ्लो इन ए रिवर डिपेंड्स ऑन इट्स कैचमेंट एरिया। अब देखो कैचमेंट एरिया आपने 11th में पढ़ा होगा, जहाँ से रिवर अपना पानी कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर ये फ्लो कर रही है और ऐसे करके यहाँ आ रही है, तो जहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट होकर जहाँ से पानी लेके आ रही है ना, तो जिस जगह से पानी लेके आती है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया, राइट। तो वाटर फ्लो जो है रिवर का किस पे डिपेंड करता है, इसके कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है, रिवर बेसिन पे डिपेंड करता है और रेनफॉल पे डिपेंड करता है ना। अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा होगा। हमारे भारत देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, ये 3 रिवर ऐसी हैं जिनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा ह्यूज है, विशाल है। आपने रिवर्स हमने पढ़ी है ना, मैं एक बार आपको रिवर्स हल्की सी रिवाइज करा देता हूँ। रिवर्स इंडिया में जो हैं 2 टाइप की हैं। ऊपर वाली जो रिवर्स हैं उनको बोलते हैं नॉर्दर्न रिवर्स, नीचे वाली रिवर को बोलते हैं सदर्न रिवर्स। जैसे ऊपर वाली नॉर्दर्न और नीचे जो साउथ इंडिया में है इनको बोलते हैं सदर्न रिवर्स। ऊपर वाली रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। नीचे वाली रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं क्योंकि ये पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती हैं। ऊपर वाली रिवर्स को हम पेरेनियल भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरी साल थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं। और नीचे वाली रिवर्स को हम बोलते हैं सीजनल क्योंकि ये रेनी सीजन में फ्लो करती हैं और बाद में ड्राई हो जाती हैं। तो ये रिवर्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन है। ऊपर वाली रिवर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये 3 बड़ी रिवर हैं। नीचे वाली रिवर्स को अगर हम देखें तो नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब साउथ की रिवर्स हैं, राइट। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस अभी मैंने बताया ऊपर वाली रिवर है। यहाँ से चाइना से होते हुए ब्रह्मपुत्र आ रही है, इंडस पाकिस्तान में होते हुए जा रही है और गंगा पूरी इंडिया में फ्लो करती है और फिर बांग्लादेश में होते हुए सुंदरबन डेल्टा बनाती है। यहाँ पे ये सब आपको पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो ये जो रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये इनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेके आती हैं। इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाई इन कैचमेंट एरिया जब गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स है ना। बराक रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। यहाँ पे बराक रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स इनका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है ना। इन रिवर्स का मात्र ध्यान देना, ये रिवर्स जो हैं दीज रिवर्स अकाउंट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री। मतलब ये तीनों रिवर्स को अगर हम देख लें ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये बराक, इन रिवर्स को देख लें तो ये भारत देश का कितना एरिया कवर करती हैं, 1/3 एरिया, मतलब 33% एरिया कवर करती हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। दे हैव 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। मतलब भारत में जितने भी सरफेस वाटर है ना, जितना भी सरफेस वाटर, उसका 60% तो इन्हीं रिवर्स में पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, इन रिवर्स में पाया जाता है, राइट। अब बात करते हैं साउथ वाली रिवर्स की। साउथ वाली रिवर्स की मैंने अभी नाम बताया था, सदर्न रिवर्स। ये नीचे आ जाओ, ये सारी सदर्न रिवर्स हैं। तो मच ऑफ द एनुअल फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। ये देखो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैज बीन हार्नेस्ड बट इट इज़ जस्ट टू बी डन इन ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन। अब देखो साउथ में मैंने अभी बताया था पानी की कमी रहती है, इसलिए इन रिवर्स का, गोदावरी हो चाहे कृष्णा हो चाहे कावेरी हो, इनका ज़्यादातर जो पानी होता है ना उसको हार्नेस कर लिया जाता है। हार्नेस का मतलब यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका ज़्यादातर पानी क्या है, यूज कर लिया जाता है। मगर ऊपर वाली रिवर्स का हम कंप्लीट पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, अब अभी हमने क्या देखा था, सरफेस वाटर। तो अपनी धरती के ऊपर जो पानी है सतह पर होते हैं सरफेस वाटर। अब आपको पता है पानी नीचे भी रहता है। आप सपोज कहीं पे मोटर लगा रखी है पानी की और नीचे पाइप है, तो यार वो पाइप कहाँ से पानी लेके आ रही है, नीचे से लेके आ रही है ना। जैसे आपने यहाँ पाइप लगा दी और यहाँ मोटर लगा दी और यहाँ से पानी निकलने लग गया। क्या निकलने लग गया, पानी। तो नीचे कहाँ से आ रहा है, नीचे जिस जगह से आ रहा है उसको हम एक्वाफर बोलते हैं। और ऐसे पानी को जो धरती के नीचे से निकल के आ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो पानी जो है हमारा या तो सरफेस पे पाया जाएगा या ग्राउंड में पाया जाएगा। 2 जगह पे पानी मेनली पाया जाता है। तो 2 तरह का हमने देखा। तो हम बात करेंगे अब ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर वो पानी होता है जो अर्थ की सरफेस के नीचे होता है। बीनीथ का मतलब होता है बिलो, नीचे जो पाया जाता है। टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो इंडिया में है दैट इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। 432 क्यूबिक किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन रिवर बेसिन्स लाइंग इन नॉर्थ वेस्ट रीजन और पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ध्यान रखना,
इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो मैं मैप की सहायता से बताऊं। एक तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट मतलब आपका राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस पे नहीं है तो नीचे से इस्तेमाल करेंगे। साउथ में भी ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का और साउथ वाला हिस्सा इंडिया का। ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कौन कौन से स्टेट्स में, तो देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। तो ये तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे और ये साउथ में आ जाएगा। इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का पानी का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज जो है उतना ज़्यादा नहीं करते, बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, यहाँ पे कुछ ही अमाउंट में ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब मीडियम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। So it is assumed that if the utilization of water continue to be at present rate, there are chances that it will limit the development and create a situation of social upheaval and disruption। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसी रेट से, जिस रफ्तार से हम पानी को आज हम यूज करते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही पानी को यूज करते रहे और हमने इस पे बचाने पे ध्यान नहीं दिया, इसके प्रिजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो फ्यूचर में सामाजिक समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, डिसरप्शंस हो सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हमें पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। एक है लेगून्स और बैक वाटर, ठीक है। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा लेगून्स और बैक वाटर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। जैसे एक तो ये हो गया केरल, फिर एक हो गया यहाँ पे आपका उड़ीसा, और फिर उड़ीसा के ऊपर हो गया वेस्ट बंगाल। तो केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। क्या होता है कोस्टल एरिया में, जैसे समुद्र का, ओशन का जो वाटर है ना, जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा ढलान इधर की साइड में, तो ओशन का वाटर जब अंदर चला जाता है इधर कोस्टल एरिया में, तो वो उसको हम बोलते हैं बैक वाटर। और लगून्स भी कुछ इसी प्रकार से है। मान लो यहाँ पे जैसे ये उड़ीसा है, उड़ीसा में कोई यहाँ पे डिप्रेशन है अंदर की तरफ, तो ओशन वाटर अगर उस डिप्रेशन का मतलब ज्योग्राफी में होता है गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा है ना, तो ओशन का वाटर इस डिप्रेशन को भर देता है, तो यहाँ से लेक्स बन जाती हैं ना, ऐसी लेक्स को हम बोलते हैं लगून लेक। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है चिल्का लेक, जो कहाँ पे, उड़ीसा में, राइट। तो लगून और बैक वाटर, यही पानी को हम बोलते हैं जो जनरली खारा पानी होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, राइट। और इंडिया की आपको पता ही यार कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया की। और इंडिया में टोटल कोस्टल जो स्टेट हैं, कितने कोस्टल स्टेट हैं, 9, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे के सारे कैसे स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट। इन कोस्टल स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो पानी पाया जाता है कई में, उसको हम बोलते हैं लगून और बैक वाटर। तो इंडिया की एक वास्ट कोस्ट लाइन है, क्या है, वास्ट कोस्ट लाइन है। और कोस्ट लाइन आपको पता ही है, कमेंट करके बताओ यार इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, शायद पहले हम चर्चा कर चुके हैं, राइट। आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, मैंने बताया 9 स्टेट्स कवर करती है, और वो भी बहुत इंडेंटेड है। इंटेंडेड मतलब ऐसे कुछ इस टाइप की है। इसी वजह से बहुत सारी यहाँ पे लेगून्स और लेक बन गई हैं। और केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है सरफेस वाटर लगून और लेक्स के रूप में पाया जाता है। पानी जो है जनरली ब्रैकिस है। कैसा है, ब्रैकिस वाटर कौन सा होता है, जो फ्रेश, जिसकी सैलिनिटी फ्रेश और सैलाइन वाटर के बीच में हो। फ्रेश वाटर हो गया एक, तो एक हो गया सैलाइन वाटर, ठीक है। इसके बीच का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकिस वाटर, ना ज़्यादा खारा ना ज़्यादा मीठा, बीच का सा पानी, ऐसा पानी है। तो ये जो लगून्स और लेक्स में पानी पाया जाता है ये ब्रैकिस है। और इसका यूज जो होता है वो फिशिंग करने में और फसलों में पानी देने में, पैडी की क्रॉप्स हो, कोकोनट हो, या पानी देने में। प्लस यहाँ पे आप स्पोर्ट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, केरल वेरल में बोट रेस होती है यहाँ पे ना, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। अब ये रही बात हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, मतलब पानी की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ है और कहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली मैं एक ही बार में बता दूं, वही चीज़ बार बार आएगी यहाँ पे, पर हम तो पढ़ेंगे एक एक लाइन, सारी चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो पानी का आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इरीगेशन के लिए। और कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी का यूज हम 3 जगह पर देखेंगे, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 डोमेस्टिक, और नंबर 3 इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक हो या एग्रीकल्चर हो, तो पानी का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इतना यूज नहीं है, ठीक है। और स्पेशली आप सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आई है तो पानी का यूज और ज़्यादा बढ़ गया है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है।
अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। भारत एक कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है जो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आज भी यार 2/3 पॉपुलेशन का मतलब है 66% पॉपुलेशन भारत की आज भी किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, राइट। इंडियाज वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज डोमिनेटेड बाई इरीगेशनल नीड्स। भारत में पानी की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना भाई साहब, आज की डेट में कहाँ पे इस्तेमाल होता है पानी, इरीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इरीगेशन किसका करते हैं, क्रॉप्स का। इरीगेशन का मतलब होता है फसलों में पानी देना, क्रॉप्स में पानी देना, दैट इज कॉल्ड इरीगेशन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड कौन से सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में किसके लिए इस्तेमाल होता है, इरीगेशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन गिवन हाई प्रायोरिटी इन 5 ईयर प्लान्स। आप सबको पता आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। 5 ईयर प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन को दी गई थी। और पहला जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था ना, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पर्पज ही क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर पे बूस्ट देना, जो हमारा KN राज ने प्रिपेयर किया था। उसमें हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जहाँ पे पर्पज क्या था कि इरीगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं। और इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कई सारे डैम्स बनाए थे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए थे, जो पॉलिटिकल में भी आपने बढ़ाए, राइट। बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जैसे भाखरा नांगल, हीराकुड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी सागर। ये सारे के सारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, इनका पर्पज़ क्या था, इनका पर्पज़ यही था भाई साहब, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ होते हैं, जैसे इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इरोजन को रोकने के लिए काम करते हैं, है ना, ड्रॉट कंट्रोल करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए जो काम आते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। जैसे भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुड उड़ीसा में है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, इन प्रोजेक्ट का पर्पज़ था इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर शेयर का जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो बाकी सेक्टर की तुलना में हाईएस्ट है। मैंने अभी आपको बता दिया था 89%। अब ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में 89% एग्रीकल्चर सेक्टर पानी इस्तेमाल करता है सरफेस वाटर, और 92% इस्तेमाल करता है ग्राउंड वाटर। ध्यान रखना, मतलब सरफेस वाटर का 89% आज की डेट में जो यूज हो रहा है ना, सरफेस वाटर जो है उसका 89% एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर रहा है, और ग्राउंड वाटर का 92% कौन इस्तेमाल कर रहा है, एग्रीकल्चर इस्तेमाल कर रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर मात्र 2% इस्तेमाल करता है सरफेस वाटर का, और 5% इस्तेमाल करता है आपका ग्राउंड वाटर का, है ना। डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो ये भी मतलब सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है ग्राउंड वाटर की तुलना में। तो मतलब देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर में सरफेस वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्राउंड वाटर की तुलना में। एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो बाकी सेक्टर में बहुत ज़्यादा, बाकी सेक्टर की तुलना करें, है ना। अगर हम इंडस्ट्री से तुलना करें एग्रीकल्चर की, अगर हम एग्रीकल्चर की हम तुलना डोमेस्टिक सेक्टर से करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पानी का यूज है वो सबसे ज़्यादा है। अब फ्यूचर में आप देखो, अब इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो फ्यूचर में निश्चित है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर में भी पानी का कंजप्शन बढ़ जाएगा, बट एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी डोमिनेट रहेगा। तो पानी का जो सबसे ज़्यादा यूज है एग्रीकल्चर में, तो इसलिए अब एग्रीकल्चर में भी बात की जाती है जो पानी का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए पानी में जो एग्रीकल्चर में इरीगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ताकि पानी के कंजर्वेशन पर ध्यान दे सकें। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, तो ये मैं अभी बता ही चुका हूँ, इरीगेशन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, किसकी, पानी की। हाँ भाई, तो डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, तो इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरीगेशन। हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इज मच हायर एंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब कोई पूछे यार इरीगेशन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा क्यों है, इरीगेशन में पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहली बात तो देखो ये है कि इंडिया में स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी पाई जाती है रेनफॉल की। क्या मतलब यार स्पेशियो टेम्पोरल, जब भी ये वर्ड है स्पेशियो मतलब जगह, स्पेस का मतलब क्या होता है जगह, टेम्पोरल मतलब टाइम।
आप देखो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेनफॉल होती है। क्या मतलब है, समझो भैया, इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि स्पेस का मतलब क्या है। अब भाई देखो 11th अगर आपने ढंग से कर रखी है ना तो 12th समझने में दिक्कत ना आती, नहीं तो फिर हमें ये एडिशनल काम कराना पड़ता है। सी अपना थार डेजर्ट, आपको पता है थार डेजर्ट में पानी की बहुत कम है। इंडिया का ऐसा रीजन है, एरिड रीजन बोलते हैं, यहाँ सबसे कम रेनफॉल होती है। फिर आपने सुना होगा मेघालय, मेघालय में चेरापूंजी और मसीनराम हाईएस्ट रेनफॉल होती है। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो कहाँ पर आता है, केरल में आता है। ये बीच में जो एरिया है यहाँ पे कम बरसात होती है। तो आप देखो, समझ रहे हो ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेनफॉल है। ये हो गए स्पेशियल वेरिएबिलिटी। टाइम की बात करें, अब भारत में आपको पता है मॉनसून जो है, मॉनसून में आपको पता है 2 टाइप का होता है। एक है साउथ वेस्ट मानसून जो आपका समर सीजन में आता है, गर्मियों में आता है। एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपका विंटर सीजन में आता है। तो विंटर में हमें बरसात कम होती है और साउथ वेस्ट मानसून के दौरान समर में बरसात ज़्यादा होती है। तो हो गया टाइम के हिसाब से, समझ रहे हो ना। तो भारत में अलग अलग टाइम पर और अलग अलग जगह पर अलग अलग रेनफॉल होती है, इसलिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इरीगेशन में। किस में ज़्यादा है, अब सोचो विंटर सीजन में यार हमें रबी की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, रबी। रबी में जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीट उगाने हैं, मस्टर्ड उगानी है ना, पी, ये सारी चीज़ उगानी। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पानी। बरसात है नहीं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे या सरफेस वाटर का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, इरीगेशन के लिए। आई बात समझे। There are water deficient areas in the country that are drought prone due to inadequate rainfall. These include northwestern India and Deccan Plateau. अब ये कह रहे हैं भारत में ये 2 जगह है ना, डेक्कन प्लेटू वाला रीजन। डेक्कन प्लेटू आप सबको पता है, नीचे वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, प्लस ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो थार डेजर्ट है। ये 2 जगह ऐसी हैं जो हैं वाटर डेफिशिएंट एरिया। वाटर डेफिशिएंट का मतलब जहाँ पानी की कमी है, और यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज है, मतलब यहाँ पे सूखे जैसी संभावनाएं रहती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं होती है। बरसात नहीं होती है इसलिए यहाँ पे पानी की डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। विंटर हो या समर सीजन हो, लगभग मोर और लेस ड्राई रहते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विंटर हो या समर हो, यहाँ पे समर मतलब वो वाली बात चली अप्रैल मई, है ना, वो वाला टाइम जो होता है बिल्कुल सूखे सूखे रहते हैं। इसलिए अगर एग्रीकल्चर करनी है तो वो किस वजह से होगी, इरीगेशन। देखो खेती में जो पानी देते हैं ना भाई सब, एग्रीकल्चर जो होती है आपको पता है, एक तो इरीगेशन के थ्रू होती है और एक होती है रेनफॉल के थ्रू, है ना। अब रेनफॉल यार हर समय तो होती नहीं है, तो इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप देखना, पढ़ना, मैंने वीडियो बना रखा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इरीगेटेड एंड रेनफेड, उसमें अंतर बता रखा है, ठीक है। इरीगेटेड मतलब सिंचाई से पानी देते हैं और रेनफेड मतलब बरसात के पानी से खेती करते हैं। तो अब जब पूरे देश में यार जब लगभग सूखे जैसी कंडीशन रहती है तो डेफिनेटली अगर आपको खेती करनी है तो वो किस वजह से हो पाएगी, इरीगेशन की वजह से ही हो पाएगी। इवन इन हाई रेनफॉल एरिया लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, ब्रेक्स इन मानसून और इट्स फेलियर प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। कई बार तो ऐसा होता है जहाँ पर खूब अच्छी रेनफॉल होती है ना, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर भी कई बार मानसून में ब्रेक आ जाता है, मतलब मानसून बीच बीच में गायब हो जाता है, कई दिनों तक छुट्टी पर चला जाता है और मानसून आता ही नहीं है, तो बरसात कम होती है। तब भी फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप मेक्स इरीगेशन नेसेसरी। फॉर इंस्टांस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, शुगर केन एंड जूट ETC इज वेरी हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू इरीगेशन। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्रॉप्स को हम बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, राइस, शुगर केन और जूट, ये 3 क्रॉप्स ऐसी हैं इनमें पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करना है तो वो इरीगेशन के माध्यम से ही हो पाती है। इरीगेशन ऑल्सो मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक खेत है आपका, है ना, आपने समर सीजन में इसको ग्रो कर लिया, इसी खेत को आपने रेनी सीजन में ग्रो कर लिया, इसी खेत को आपने विंटर सीजन में भी फसल उगा ली। विंटर सीजन में आपको पता है रबी की क्रॉप्स उगाते हैं, रबी के रेनी सीजन में हम खरीफ की क्रॉप उगाते हैं और समर सीजन में हम जायद की क्रॉप उगाते हैं। अब आपको पता है रेनी सीजन में तो चलो ठीक है, आप बरसात के पानी से यहाँ पे फसल में पानी दे सकते हो, मगर विंटर और समर में अगर आपको खेती करनी है तो पानी के लिए अगेन किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, सेम पीस ऑफ लैंड पर जब बार बार आप खेती करते हो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर मैक्सिमम आप कितनी बार खेती कर सकते हो, 3 बार खेती कर सकते हो। और अगर 3 बार करनी है तो वो किसकी मदद से पॉसिबल होगी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू इरीगेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है।
द हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स नीड रेगुलर वाटर सप्लाई विच इज़ पॉसिबल ओनली बाई डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम। जो हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स होती हैं, आप सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कौन सी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ना, इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो भी रेगुलर। अगर इनको रेगुलर पानी नहीं दोगे तो ये क्रॉप से ज़्यादा आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पानी की डिमांड बढ़ जाती है। इरीगेशन इज द रीजन ड्यू टू विच ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी हैज़ लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स में सफल हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन स्टेट्स में इरीगेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मोर देन 85% ऑफ नेट सोन एरिया इज अंडर इरीगेशन। इन तीनों स्टेट्स की अगर बात करें, मान लो नेट सोन एरिया का मतलब है जितने एरिया पे फसल की जा रही है। मान लो 100 बीघे पर अगर उन्होंने फसल बो रखी है, तो बीघा एक यूनिट है जिसको हम मेजर करते हैं, लैंड को मेजर करने की यूनिट है बीघा। 100% अगर बीघे पे ज़मीन पे खेती अगर कर रखी है, तो 85 बीघा जो है वहाँ पे पानी किसके माध्यम से दिया जाता है? इरीगेशन के माध्यम से दिया जाता है। स्पेशली व्हीट और राइस यहाँ पे 2 क्रॉप उगाई जाती हैं, और वो भी किसकी मदद से? इरीगेशन की मदद से। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो किसको हुआ? उसमें कौन सी क्रॉप्स में ज़्यादा फोकस किया गया था? व्हीट और राइस में फोकस किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा इन 3 स्टेट्स को हुआ था। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को हुआ था, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से इरीगेशन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक है हमारा ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड रिलेटेड इश्यूज़। अब जब पानी का तुम यार लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए भी आप तैयार रहो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपका इंतजार कर रही हैं, और जो आप देखोगे रियलिटी में हो रहा है ना। ध्यान रखना, इस चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में मैं मतलब बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ। थोड़ा समय लग जाने देना, चिंता ना करना, क्योंकि एक बार पढ़ोगे आप इसको फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू देन रिवाइज। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे इस लाइन में दिक्कत आ रही है, यहाँ आ रही है, कहीं से भी कोई कैसे भी पूछ ले। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और मेरे वीडियोज में थोड़ी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो मैं जल्दी नहीं करता हूँ। जल्दी करके जाओगे कहाँ भाई, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर, तो एक ही बार ढंग से कर लो। ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी का हम ज़रूरत से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली समस्याएं आती हैं। अब देखो, तो स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जैसे इन तीनों का नाम याद आए तो ध्यान रखना हम ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित स्टेट है ना, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा इन सबको ही हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आपको पता है इंडिया में किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ही इंडिया बना था सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, नहीं तो हमारी हालत ख़राब थी। मगर इसका नुकसान क्या देखना पड़ा? ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत सारा जो पानी इस्तेमाल होता है वो कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है? ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है व्हीट और राइस को इरीगेट करने के लिए। पता है ना, मैंने अभी बताया था ग्रीन रिवोल्यूशन में सिर्फ 2 ही क्रॉप पे मेनली ज़्यादा फोकस किया गया था, व्हीट और राइस। कौन कौन से स्टेट में? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में यहाँ पे फोकस किया गया था। तो इन दोनों फसलों को पानी जो दिया जाता है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन एक लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गया है, और ग्राउंड वाटर की जो टेबल है वो लगातार गिरती ही जा रही है। ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल डाउन होता ही जा रहा है ज़्यादा यूज होने की वजह से। आउट ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया, ध्यान देना, नेट इरीगेटेड एरिया जितने भी एरिया पे मतलब पानी से फसल की जा रही है उसमें पंजाब का है 76.1%, हरियाणा में 51.3% इरीगेटेड आर थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। मतलब सोचो पंजाब में जो पानी देते हैं ना, तो वेल्स और ट्यूबवेल से कितना है? 76% टोटल। हरियाणा में कितना है? 51%। बहुत ज़्यादा पानी मतलब दिया जा रहा है इरीगेशन के थ्रू। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ये सरफेस हो गई, नीचे यहाँ पानी का जो लेवल है ना उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, नीचे है ना उसका लेवल। ग्राउंड वाटर टेबल मतलब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है ना। अब 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के 2 पॉइंट ट्रिपल स्टार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की वजह से फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। फ्लोराइड एक केमिकल है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया स्पेशली राजस्थान और महाराष्ट्र में, और बिहार और वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। तो पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, आर्सेनिक का कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है। तो उसको भूलने की संभावना रहती है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक है MRF।
MRF टायर की कंपनी सुना होगा आपने, सचिन के बल्ले पर भी MRF लिखा रहता है। तो M का मतलब महाराष्ट्र, R का मतलब राजस्थान, तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है फ्लोराइड। अंडरस्टूड, MRF महाराष्ट्र राजस्थान, यहाँ पे ज़्यादा पानी में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं राजस्थान के लोगों में, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में। आप देख लेना, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो पूछ लेना वहाँ पे। दूसरी बात, एक ट्रिक तो हो गई MRF, राइट। दूसरी ट्रिक है वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन। WBA क्या होता है, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन। सुनना, W का मतलब वेस्ट बंगाल, B का मतलब बिहार, A का मतलब है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक केमिकल है। तो ऊपर हमने फ्लोराइड के बारे में बात करी, अब आर्सेनिक के बारे में। तो वेस्ट बंगाल बिहार में क्या ज़्यादा पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है। ये एक प्रकार का जहर है, यूँ समझो भाई साहब। इसका लेवल भी पानी में बढ़ता जा रहा है, जिससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे, राइट। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूसिंग डे बाई डे। आप सोचो, पानी तो यार लिमिटेड है ना हमारे पास, पानी तो थोड़ी बढ़ रहा है, ऊपर से हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पैदा ही होते जा रहे हैं। इंडिया आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमारे पास पानी तो लिमिटेड है ना। पहले मान लो 2 व्यक्तियों के लिए 50 लीटर पानी था, है ना। अब 4 व्यक्ति हो गए तो पानी कम हो जाएगा ना, 12.5 लीटर पानी बचेगा बस, और 4 पैदा हो गए तो और कम हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। और ये तो एक समस्या हो गई। इसके अलावा जो भी हमारे पास पानी बचा हुआ है ना, उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन एक अपने आप में अलग समस्या है। तो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स विच लिमिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। दूसरी बात, जो भी अवेलेबल वाटर है उसको हमने क्या करके ख़राब कर दिया है, पॉल्यूशन करके ख़राब कर दिया है। तो रहे सही पानी को भी हमने बर्बाद कर दिया, तो पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। अब दर्द हो रहा है आपको, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही ना देखने में। तो डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी का ख़राब होना। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी जो गिरती जाती है ना, उसको हम बोलते हैं डिटेरिएट होना, ख़त्म होते चले जाना, कम, है ना, रिड्यूस होते चले जाना। तो पानी की क्वालिटी हमारी क्या होती जा रही है, रिड्यूस। सीधी बात है, इसका एक ही रीज़न है, दैट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे जिम्मेदार है पॉपुलेशन। समझ रहे हो। तो वाटर की क्वालिटी का मतलब क्या है, वाटर की क्वालिटी का मतलब है प्योर, वाटर क्वालिटी का मतलब प्योरिटी ऑफ वाटर। एक ऐसा पानी जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस ना हो, बाहर से कोई चीज़ उसमें ऐड ना हो। जैसे एक गिलास ऑफ वाटर है आपका, उसमें जो पानी भरा हुआ है उसमें बाहरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम कहेंगे पानी प्योर है। अगर इसमें कुछ भी बाहर की कोई चीज़ है, धूल मिट्टी, कोई छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम पानी को कहेंगे इम्प्योर वाटर है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पानी हमारा पॉल्यूट होता जा रहा है और पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और जब पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो ये पीने योग्य नहीं रहता, ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो जाता है ना। When toxic substances enter lakes, streams, rivers, ocean and other water bodies, पानी में ये घुल जाते हैं और पानी में सस्पेंडेड रहते हैं और एक्वेटिक सिस्टम को भी ये पॉल्यूट कर देते हैं। आपको पता है हमारी जो वाटर बॉडीज है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं, जहरीले पदार्थ आ रहे हैं, चाहे ये इंडस्ट्री से आ रहे हों या डोमेस्टिक यूज से आ रहे हों या एग्रीकल्चर से आ रहे हों। तो ये जहरीले पदार्थ जब हमारी लेक्स में जाते हैं, स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियों में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, ओशन में जाते हैं, तो ये पानी में घुल जाते हैं या सस्पेंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है और हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है। रिवर्स में आपने देखा होगा मछलियां जो हैं, फिशेस जो हैं मर जाती हैं, ओशंस में मर रही हैं ना, किसकी वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो पानी खराब हो रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। यही पॉल्यूटेंट है ना। पॉल्यूटेंट मतलब जो पानी किसी भी चीज़ को ख़राब कर देते हैं। पानी में पाई जाने वाली इम्प्योरिटी पानी के पॉल्यूटेंट, हवा में पाई जाने वाली इम्प्योरिटी हवा के पॉल्यूटेंट हो गए ना। ये सीप डाउन का मतलब रिस के नीचे चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर देते हैं ना, है ना। यहाँ जैसे आपने सरफेस पे जो पॉल्यूटेंट है वो रिस के जब नीचे चले आते हैं तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। ग्राउंड वाटर नीचे एक्वाफर में पाया जाता है, राइट। अगला है, अब भैया हमने पानी बर्बाद कर लिया अब पानी बर्बाद कर लिया तो कंजर्वेशन करना पड़ेगा नहीं। अगर कंजर्वेशन नहीं किया तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगला टॉपिक है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। पानी को कंजर्व करना है और मैनेज करना है। तो डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई अगर हमें 2 चीज़ मैंने अभी बताई थी,
एक तो हमारा फ्रेश वाटर जो है कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई है। दूसरा, हमने पॉल्यूशन करके अवेलेबल पानी को भी ख़राब कर दिया है। इसलिए अब समय आ गया, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पानी को कंजर्व किया जाए और वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। इफेक्टिवली मतलब बूंद बूंद का इस्तेमाल किया जाए ना, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी हम प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, तभी हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी पानी छोड़ सकते हैं, तभी हम पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम ओशंस इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। आप देखो, मैंने बताया था शुरू में आपको 97% से ज़्यादा पानी आपका कैसा पानी है, सलाइन वाटर है। मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है? ओशन में पाया जाता है। अब ओशन के सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन में क्या होता है? सी वाटर जो होता है उसमें से नमक को निकालना। अगर यार इतना पानी हमारे पास है तो उसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, पर यही दिक्कत है, 97% जो पानी हमारा ओशंस में जो कैसा है, सलाइन है, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है भाई साहब। हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशन वाटर को हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दें। अगर ऐसा होता तो फिर पानी की दिक्कत नहीं होती। तो डीसैलिनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, इसलिए ओशन से पानी निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ना के बराबर हो जाती है। इंडिया ने कई सारी स्टेप्स लिए, हालांकि ऐसी बात नहीं, तो इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक एफिशिएंट इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज, अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन। भारत को अब जल्दी से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, लॉ बनाने पड़ेंगे, ताकि हम पानी का सही से इस्तेमाल कर सकें और पानी को कंजर्व कर सकें। इसके अलावा हमें वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा और छोटे छोटे हमें प्रयास करने पड़ेंगे ताकि हम पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकें, तो ही हम मतलब पानी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ के मैंने 2 एग्जांपल दिए थे इरीगेशन में अभी थोड़ी देर पहले। तो इरीगेशन में मैंने बताया था नॉर्मल जो अभी आज की डेट में इरीगेशन होती है उसकी तुलना में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लाया जाए, बूंद बूंद वाला, और एक स्प्रिंकलर सिस्टम लाया जाए, तो पानी को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, पानी को हम सेव कर सकते हैं, राइट। देयर इज नीड टू इंकरेज वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज एंड कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज को मतलब पानी को स्टोर कर लेना फिर उसको बाद में यूज करना, है ना, ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग रन सस्टेनिंग वाटर सप्लाई। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम किस पे फोकस करें, वाटर शेड मैनेजमेंट। इसको मैंने डिटेल में करा दिया है, अगले वीडियो में आप देख लेना, सर्च करके ना प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को, बरसात के पानी को कलेक्ट कर लेना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को रिसाइकिल और रीयूज करना और स्टोर करके फ्यूचर में उसको यूज करना। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हमें पानी की लगातार सप्लाई चाहिए। तो क्या किया गया है, चलो ठीक है, अब हमने अवेयरनेस देख ली कि भाई कंजर्व करना जरूरी है, मगर हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे पानी के पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, हाउ वी कैन स्टॉप दी पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स और वाटर बॉडीज़। तो अवेलेबल जो वाटर रिसोर्सेस हैं बहुत तेज़ गति से डिग्रेड होते जा रहे हैं। डिग्रेड मतलब उनकी क्वालिटी क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। अब देखो 2 तरह के एरिया होते हैं भारत में, फिर मैं वही मैप की सहायता से समझाता हूँ। तो भारत में आपको पता है 2 तरह के रीजन है, ऊपर आपको पता है हिली रीजन है और यहाँ पर बीच में प्लेन वाले रीजन है। हिली रीजन में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत कम है और प्लेन रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो इट इज़ सीन दैट हिली एरियाज हैव लेस पॉपुलेशन, हिली एरिया में कम पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। रीजन समझ रहे हैं ना। पॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किससे प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन बढ़ेगी ना भाई साहब तो पॉल्यूशन अपने आप बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम होगी तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। ये आपका जीता जाता एग्जाम्पल है कि जो हिली एरियाज है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है और कम पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी है। दूसरी तरफ जो प्लेन्स है, आपको पता है भारत में जो प्लेन्स है भैया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। अकेले उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी। तो जो आपके प्लेन्स हैं वो हाई डेंसिटी वाले रीजन है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इसलिए पानी की क्वालिटी यहाँ पे रिवर्स में बहुत ख़राब है, लो क्वालिटी का पानी पाया जाता है। और ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि यह पानी इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंपेरिजन में आप बता सकते हो कि जो हिली रीजन में वहाँ पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से पानी की क्वालिटी अच्छी है, प्लेन रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी की क्वालिटी ख़राब है। वाटर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल वेस्ट होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो पानी का पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, तो पानी का पॉल्यूशन 3 वजहों से हो रहा है। नंबर 1, एक तो एग्रीकल्चर का वेस्ट जिसमें आपके फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स आ जाएंगे। दूसरा डोमेस्टिक वेस्ट जिसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आ जाएगा। तीसरा आपका इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स। ये तीनों जब हमारी वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वाटर बॉडीज को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट।
इन समर सीजन द फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी लो विच इज अनेबल टू कैरी हैवी लोड्स ऑफ वेस्ट एंड दस कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज फाउंड इन ड्यूरिंग दिस सीजन। गर्मियों का जो सीजन होता है ना, गर्मियों में आपको पता है धूप इतनी तेज निकलती है, पानी इवोपरेट हो जाता है, तो जो पानी है वो इतना ज़्यादा एबल नहीं होता कि गंदगी को बाहर लेके चला जाए, उसको आसानी से फ्लो करके ले जाए। ठीक है, तो पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, कब? समर सीजन में, इसलिए वो वेस्ट को आगे नहीं ले जा पाता। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो ऊपर जब पानी में ये पोल्यूटेंट आएंगे तो यही रिस्क के कहाँ चले आएंगे? सीपेज डाउन होकर कहाँ चले आएंगे? ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं, राइट। तो ग्राउंड वाटर में आपको आज की डेट में हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट, इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब क्या पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हमने कुछ कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। मॉनिटरिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पानी को क्वालिटी ख़राब हो रही है नहीं हो रही है, पहली बात तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा स्टेट लेवल पर है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों भाई साहब मिलजुल के पानी की क्वालिटी को चेक करते रहते हैं। नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज में पानी के जहाँ जहाँ रिसोर्सेज हैं वहाँ पर पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इन्होंने पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए 507 स्टेशंस बना रखे हैं, राइट। पूछा जा सकता है इनसे जो डेटा मिला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे हमें पता चला है कि जो हमारी रिवर्स हैं, रिवर्स में जो मेन सोर्स है ना भाई साहब पॉल्यूशन का, वो है आपका ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवर्स में पानी के पॉल्यूट होने का मेन रीजन क्या है? तो आपको बताना है ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, इनकी वजह से पानी खराब होता जा रहा है। पॉल्यूटेड रिवर्स की बात करें, ये देखो यमुना रिवर का सीन है भाई साहब, यमुना रिवर, ये झागी जहाग है भाई साहब। पॉल्यूशन इतना भयंकर हो गया है कि देखो यहाँ पे आपको पता है दिल्ली में यमुना मतलब एक त्यौहार पर छठ जो होती है, छठ पूजा, जब हम पानी में जाके पूजा करते हैं तो यहाँ पे देखो कितने झागी झाग क्रिएट हो गए हैं, है ना। ये किस वजह से हुआ है? पॉल्यूशन की वजह से। तो यमुना रिवर जो है ना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर बन चुकी है कंट्री की, दिल्ली से इटावा के बीच में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं जो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, जैसे साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में, काली अड़ियार, कूम वैगई मदुरई में, मूसी हैदराबाद में, गंगा कानपुर बनारस में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड में दो ही रिवर का नाम है, एक है यमुना, दूसरी है गंगा, और इसलिए गंगा की सफाई के लिए प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। अब सरकार ने पानी के पॉल्यूशन को बचाने के लिए, पानी को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, कुछ कानून बनाए, लेजिस्लेटिव प्रोविजन मतलब कुछ कानूनी उपाय किए पानी के पॉल्यूशन को बचाने के लिए। तो कौन कौन से? ये फोटो देख के मतलब ज़्यादा परेशान मत हो ना, ये वो यमुना रिवर है, यमुना रिवर में जहाँ गए और यहाँ पे मतलब सेल्फी लेने की कोई जगह नहीं है, कहीं भी हो सब जगह सेल्फी ले लेते हैं, राइट। हम तो हो सकता है दिखाने के लिए को देखो भैया कितना पॉल्यूशन हो गया है, हो सकता है रील्स बना रही हो, ये तो जस्ट दिखाने के लिए कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो सरकार ने क्या स्टेप्स लिए भाई साहब किसको बचाने के लिए? पानी के पोल्यूशन को बचाने के लिए। तो सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पानी के पोल्यूशन को बचाने के लिए, जिसमें पहला स्टेप है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। एक तो हमने 1974 में क्या लेके आए? वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। दूसरा स्टेप लिया हमने वाटर सेस एक्ट 1977 में, वाटर सेस एक्ट ये भी पानी को बचाने के लिए, पोल्यूशन को बचाने के लिए लाया गया था, मगर इसका भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, है ना। एक हम लाए थे भाई साहब आपका 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो 3 एक्ट है, ध्यान देना। नंबर 1 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट 1974, दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मगर ये एक्ट लेस इफेक्टिव प्रूव हुए, पानी के पोल्यूशन को आज भी बचा नहीं पाए। आज भी आप देखो पानी पॉल्यूट होता जा रहा है, इवन दो सरकार ने क्या बनाए, कुछ एक्ट बनाए, कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, पॉलिसीज बना रखी हैं, फिर भी लोग इन पर ध्यान नहीं देते। और क्यों सरकार भी यार थोड़ा इनको स्ट्रिक्टली लागू नहीं कर रही। अगर स्ट्रिक्टली इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम पानी के पोल्यूशन को हम डेफिनेटली बचा सकते हैं। These acts were unsuccessful and result in 1997 251 polluting industries are located along the rivers and lakes। ये एक्ट इतने ज़्यादा अनसक्सेसफुल हैं कि यार 251 जो इंडस्ट्रीज है ना पानी को पॉल्यूट करने वाली इंडस्ट्री, वो कहाँ है? रिवर के सहारे ही है। जबकि यार रिवर के सहारे तो इंडस्ट्री लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिना उसको ट्रीट किए डायरेक्टली पानी को कहाँ पे छोड़ देते हैं? रिवर्स में छोड़ देते हैं। वाटर सेस एक्ट भी लाया गया था पानी के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, मगर ये भी इनइफेक्टिव रहा। तो आज की डेट में अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि पब्लिक अवेयरनेस की जाए, लोगों को बताया जाए कि भैया पानी क्यों ज़रूरी है और पानी ख़राब होगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये पढ़ रहे हो ना, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर आपके जो पढ़ा रहे हैं, किसी भी लेवल पर, आप हिंदी में पानी के बारे में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल में पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर पानी के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्सनल लेवल पर पानी को ख़राब होने से बचा सकें। ये ना सोचें कि मेरे अकेले के पानी को ख़राब ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब जब ऐसा सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली कोई अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। तो आप अपनी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं भैया अपने लेवल पर, है ना। तो पानी को हमें क्या करने से बचाना है, पॉल्यूट होने से बचाना है। तो हम तो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी लेते हैं और कसम खाओ भैया हम पानी को पॉल्यूट नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो आपके आसपास भी लोग अच्छा करने लग जाएंगे, वही ज़रूरी है बस, बाकी तो सब मोह माया है, राइट। तो पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो पब्लिक अवेयरनेस और एक्शन लेना पब्लिक का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि हम अलग अलग जगह जो इंडस्ट्री, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर से जो वेस्ट जा रहा है उसको हम बचा सकें। एक और तरीका है रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, है ना। बढ़िया तरीका, मतलब हमारे पास क्या है, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो रिसाइकल एंड रीयूज इज सिंपल एंड बेस्ट वे टू कंजर्व फ्रेश वाटर एंड मेक इट अवेलेबल टू ऑल। पानी को बार बार रिसाइकल करते रहो और पानी को बार बार यूज करते रहो, ये भी एक सबसे बेस्ट तरीका है ताकि हम फ्रेश वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल दे रखें। लेसर क्वालिटी वाटर एंड रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर। लेसर क्वालिटी वाटर मतलब कम क्वालिटी का जो पानी है, रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर का मतलब क्या, खराब पानी था आपने उसको ट्रीट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर। इसका यूज जो है हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलिंग। देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उसमें मशीन्स रहती हैं। मशीन्स क्या है, गर्म एरियाज में काम करती हैं, तो उन मशीन्स को ठंडा रखने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हम कैसा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब क्वालिटी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ट्रीट किया हुआ पानी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको पी तो सकते नहीं, तो कम से कम कूलिंग में तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जो कूलिंग में ऐसे पानी को इस्तेमाल करोगे तो कूलिंग में जो अच्छा पानी पहले इस्तेमाल करते थे ना, फ्रेश वाटर, वो बच जाएगा हमारा। प्लस आग बुझाने के लिए हम ऐसे पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी क्या है, ख़राब है, तो इससे हमारी वाटर की कॉस्ट है ये भी बच जाएगी, ठीक है। तो ख़राब जो पानी है उसको हम फायर फाइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज में कूलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में भी पानी जो नहाने धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद, व्हीकल्स को धोने के बाद जो पानी है उसको हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनिंग मतलब जो आपके पेड़ पौधे लगा रखे हैं वहाँ पर भी इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, अच्छा जो पानी है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और जो ख़राब पानी है उसको हम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है ना। बट दिक्कत ये कि भाई साहब आज की डेट में जो रिसाइकल कर रहे हैं ना पानी को, वो बहुत कम है, ये प्रैक्टिस कम है कि पानी ख़राब है तो हम उसको ट्रीट करते ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता। इसलिए अभी रिसाइकलिंग के थ्रू हम पानी को कंजर्व कर सकें, स्कोप तो बहुत है मगर हम लिमिटेड कर रहे हैं इसको, है ना। यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है ख़त्म होता है, टॉपिक के साथ चैप्टर भी खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, नीचे प्ले लिस्ट भी है और सर्च कर लें, वहाँ पे मिल जाएगा। और इस बुक के लगभग अब 2 चैप्टर रह जाएंगे, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस आपका नाम अवेलेबल है। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। गाइज आज हम टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है वाटर शेड मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज, बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 की ज्योग्राफी में दे रखा है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको कहूँगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार वाला टॉपिक है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, क्या बेनिफिट है इसके, ठीक है। सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, टॉपिक ही कवर नहीं करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा विकट होती जा रही है, पानी की प्रॉब्लम्स हर जगह पर बढ़ती जा रही हैं। तो पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बहुत ही प्यारा एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे वाटर शेड में क्या होता है, देखो वाटर शेड में आप यूँ समझ लो, वाटर शेड में एक एरिया होता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कोई मान लो पानी जा रहा है आपका, है ना, ये पानी जा रहा है
और इस एरिया को मान लो हमने बोल दिया वाटर शेड, तो एक डायरेक्शन में यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, तो इस एरिया का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इस एरिया में जो लैंड है उसका मैनेजमेंट करना है, इस एरिया में जो लैंड है उसको बेटर तरीके से यूज करनी है, इस एरिया में जो गांव हैं, इस एरिया में जो विलेज आ रहे हैं, इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट करना है। इस एरिया पे फोकस करना है जहां से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या जा रहा है, पानी। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल देंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोल देंगे वाटर शेड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाटर शेड है, यहाँ से एक डेफिनेट डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, और इस यहाँ पे जैसे ये पानी आ रहा है, इधर से बाकी जगह से भी पानी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एरिया में डेवलपमेंट करना है। इस एरिया में जो पानी बह रहा है ना, बहते हुए इस पानी को हम बोलते हैं सरफेस वाटर या रन ऑफ वाटर, इसका मैनेजमेंट करना है। क्या कर सकते हैं हम इस एरिया में, इस एरिया में हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इस एरिया में पानी को हम इंडस्ट्रीज में ले जा सकते हैं। इस एरिया में हम एनिमल लेयरिंग कर सकते हैं। इस एरिया में हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस एरिया में हम पॉन्ड बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बना सकते हैं। इस एरिया में हम डैम बना सकते हैं, डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। नीचे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पानी आ रहा है तो यहाँ पे अलग पानी ला के यहाँ पे हम फिशरीज को प्रमोट कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो मल्टीपल काम हम कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एरिया होगा, यहाँ पे आप देखो एनवायरमेंट का भी फायदा होगा, यहाँ पे रहने वाले लोगों का भी फायदा होगा। तो हम इकोलॉजी को भी बैलेंस कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को भी सस्टेन कर सकते हैं, लोगों को भी यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हर तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये होता है वाटर शेड। अंडरस्टूड। तो यही चीज़ हम देखने वाले। पहले तो है डेफिनेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो आपने पास जो सरफेस वाटर है, सतह पे जो पानी है, और नीचे जो पानी है, इनका आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है। मतलब बेटर से बेटर, बेस्ट टू बेस्ट, मतलब इसको मैनेज करना है। पानी का बूंद बूंद पानी का मतलब आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इसको कंजर्व करना है। अपने प्रेजेंट का भी काम चल जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। उसको हम बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। अंडरस्टूड। वाटर शेड मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती है? नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ। मतलब जो पानी जो बह बह के आ रहा है ना, उसको आपको प्रिवेंट करना है, उसको फालतू इधर उधर नहीं जाने देना है, उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। फिर स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो पानी जो है उसको स्टोर कर लेना है, और अंडरग्राउंड वाटर को हमें रिचार्ज करना है। रिचार्ज कैसे करेंगे? जगह जगह पर टैंक बना दो, पानी आएगा तो ये रिस के नीचे भी चला जाएगा, जिनको हम बोलते हैं परकोलेशन टैंक्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसको रिचार्ज कैसे करेंगे? इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे परकोलेशन टैंक बना के। ये टैंक ऐसे होते हैं जिसमें पानी जाएगा तो ये नीचे भी अंडरग्राउंड इनफिल्ट्रेट करके नीचे भी चला जाएगा, तो अंडरग्राउंड का लेवल भी बढ़ जाएगा। रिचार्ज वेल बना सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, उसमें जब पानी जाएगा तो वो भी नीचे चला जाएगा। दूसरा इसमें मेथड है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस है, ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस जितने भी हैं वाटर शेड वाले एरिया में, इनका प्रॉपर कंजर्वेशन करना है, रीजनरेशन करना है और जुडिशियस यूज करना है। कंजर्वेशन मतलब चीज़ों को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। रीजनरेशन, अगर मान लो कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है तो उसको वापस लाना है। जैसे मान लो इस एरिया में पेड़ पौधे, पहले डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो अब पेड़ लगाओ तो ताकि रीजनरेट कर सकते हैं। मान लो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया तो इसको चार्ज करो, तो ऐसे रीजनरेट कर सकते हैं। जुडिशियस यूज का मतलब यार अपना भी काम चल जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ध्यान रखें। तो उनका एक बेहतर यूज, जितनी जरूरत है उतना यूज करना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें कंजर्व करना है, रीजनरेट करना है, जुडिशियस यूज करना है? वो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे लैंड, प्लांट, वाटर, एनिमल्स, इनको यूज करना है। ह्यूमंस, इनको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कहाँ पर? वाटर शेड वाले एरिया में। और एक हमें एक बैलेंस स्टेब्लिश करने की जरूरत है नेचुरल रिसोर्स और सोसाइटी के बीच में। मतलब सोसाइटी को उतने ही रिसोर्सेज को यूज करना है जितनी जरूरत है। ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, जो आज की डेट में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें वाटर शेड मैनेजमेंट को इतना सारा काम करना है, इस एरिया को आपको डेवलप करना है, इस पूरे एरिया को आपको डेवलप करना है, तो यार इसको एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। भाई साहब, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस एरिया में ये वाटर शेड है, जिस एरिया में इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस एरिया में लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द की टू सक्सेस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, है ना। और इसके लिए बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट, मतलब सेंट्रल तो एक ही हमारी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए हैं देश में, ताकि हम वाटर शेड डेवलपमेंट कर सकें। और इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे एनजीओज का भी बहुत बड़ा रोल है। एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये भी मतलब वाटर शेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में
बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब है हरियाली, वाटरशेड मैनेजमेंट को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है हरियाली प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्राम है वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर ही एक प्रोग्राम है हरियाली प्रोग्राम। तो हरियाली प्रोग्राम अलग से भी आ सकता है और वाटरशेड मैनेजमेंट में आपको लिखना ही है। पहली बात, हरियाली प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट में चलाया। दूसरी बात, हरियाली प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी किसको दी गई? ग्राम पंचायत को दी गई कि भैया आपको अलग अलग गाँव में जो ग्राम पंचायत हैं लोगों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है? वही पानी को मैनेज करना है, वाटरशेड को मैनेज करना है। और क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है उससे बोला जाएगा कि भैया अपने पानी को कंजर्व करो, पानी को बचाओ। क्यों बचाना है? ताकि उस पानी को हम ड्रिंकिंग में इस्तेमाल कर सकें, खेती में इस्तेमाल कर सकें, इरीगेशन में, फिशरीज में इस्तेमाल कर सकें, एफोरेस्टेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए पानी को हमें क्या करना है? यूज करना है। इसलिए पानी को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, पानी का एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और आपको पानी को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि फ्यूचर में बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो ये है हरियाली प्रोग्राम, वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर ही एक प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है। ग्राम पंचायत जो अलग अलग गांव की हैं वो लोगों की मदद से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। गाँव के लोग पानी को कंजर्व कर रहे हैं, किसके लिए? ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन। दो प्रोग्राम हो रहे हैं, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद। नीरू मीरू प्रोग्राम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया? आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल अमरावती है। और अरवारी पानी जो प्रोग्राम है, अरवारी पानी संसद, ये आपके राजस्थान में अलवर में चलाया गया। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपने सुना होगा, यहाँ पर चलाया गया। और अलवर में आपको पता है सरिस्का भी है ना, आपने सरिस्का के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे चलाया गया। और ये दोनों प्रोग्राम, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का, नीरू का मतलब होता है वाटर, मीरू का मतलब होता है यू, नीरू का मतलब वाटर, मीरू का मतलब यू। तो नीरू मीरू प्रोग्राम कहाँ पे चला? आंध्र प्रदेश में। अरवारी पानी संसद प्रोग्राम कहाँ पे चला? अलवर राजस्थान में, है ना। तो ये दोनों स्टेट इनिशिएटेड प्रोग्राम है। स्टेट इनिशिएटेड का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने चलाए, जबकि हरियाली प्रोग्राम कैसा है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। इन दोनों ही प्रोग्रामों को चलाया गया ताकि वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड को मतलब मैनेज किया जा सके, वाटरशेड वाले एरिया में डेवलपमेंट लाई जा सके। और दोनों प्रोग्रामों में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे पर्कोलेशन टैंक बनाए जा रहे हैं, पॉन्ड खोदे जा रहे हैं जिनको जोहड़ बोलते हैं, चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं। और इन सबको बनाया जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से। भारत में एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, आपने सुना होगा, ये रहा तमिलनाडु, है ना, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। तो तमिलनाडु में प्रत्येक घर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विच हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी इन द हाउसेस। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसने प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपल्सरी कर दिया है। और यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनेगी जो जिसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं इनकी मदद से आपको देखने को मिलेगा हम अपने एनवायरनमेंट को रिवाइव कर पाएँ। रिवाइव मतलब दोबारा से जीवित कर पा रहे हैं। इकोनॉमी को भी हम रिवाइव कर पा रहे हैं। रूरल एरिया की जो इकोनॉमी है, रूरल एरिया में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होता जा रहा है। मगर अभी भी ये प्रोग्राम कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज में, अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं? देखो, छत का जो पानी होता है इसको पाइप के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं, एक टैंक में भर देते हैं और टैंक ओवरफ्लो होता है तो दूसरे टैंक में डाल देते हैं। तो ऐसे करके पानी को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये रहा हमारा पूरा की पूरा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आई एम श्योर आपको वाटरशेड मैनेजमेंट समझ में आएगा। और अगर कोई ऊपर से फटाफट पूछे कि यार बताओ वाटरशेड मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा तो भैया इसके लाइन लगा के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं फ़ायदे सुनाता हूँ आपके। वाटरशेड मैनेजमेंट करोगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, सुनते जाना ढंग से। नंबर 1, पानी की सप्लाई आपको मिल जाएगी, इरीगेशन के लिए भी मिल जाएगी और ड्रिंकिंग के लिए भी पानी की सप्लाई मिल जाएगी। नंबर 2, किसी भी एरिया में आप बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 3, सॉइल इरोजन को आप रोक सकते हो। नंबर 4, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, एफोरेस्टेशन कर सकते हो और किसी भी एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ के लोगों को भी मतलब आप रोजगार दे सकते हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल रिचार्ज हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, टूरिज्म का एरिया यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। तो मतलब वाटरशेड में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। किसी भी एरिया को हम हरा भरा बना सकते हैं, किसी भी एरिया को हम खुशहाल बना सकते हैं, वहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, वहाँ पे इकोलॉजी को रिवाइव कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो वाटरशेड के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे जिसमें आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हरियाली, स्टेट गवर्नमेंट वाली स्कीम नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्स वाला जो चैप्टर दे रखा है उसमें दे रखा है। ये चैप्टर आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक जो आपकी है इंडिया पीपल इकोनॉमी उसमें दे रखा है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखो, पानी की कमी को पूरा करने की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर नाम से ही पता चल रहा है यार, बरसात का पानी। बरसात के पानी को आपको क्या करना है, हार्वेस्ट का मतलब है इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज करना है, प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर आप एक बहुत ही सुंदर पिक्चर देख सकते हो। ये आपका कोई सपोज घर है ना, और कैसे मतलब करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ये आपके क्लाउड्स हैं है ना, बरसात हो रही है, यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे पानी आ रहा है। पानी आ रहा है तो इसको पाइप के थ्रू आप ऊपर से कलेक्ट कर सकते हो और इसको एक टैंक में स्टोर कर सकते हो। एक तरीका ये कि आप मतलब एक बड़े से टैंक में रेन वाटर को स्टोर कर सकते हो, है ना। नहीं करना आपको टैंक में स्टोर, तो यहाँ से आप नीचे भी एक अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हो, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नीचे टैंक बना सकते हो। अगर मान लो उसमें नीचे अगर आपने मतलब टैंक वैसे परमानेंट यहाँ से सीमेंटेड नहीं किया है तो वो रिस के नीचे भी चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्यों बात कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी हैं भारत में हमारे में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, पूरे साल वहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो ऐसे एरिया में यार क्यों ना, आपको पता है रेनफॉल तो होती है अपने यहाँ पे, और रेनफॉल होती है तो उस समय बहुत सारा पानी आता है, तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं, बाद में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी बरसात हो रही है जब, तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। इनकेस जब बरसात नहीं हो रही हो तो जब आपने पानी स्टोर किया तो उस पानी को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीका रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। यहाँ पे देखो आप, जैसे छत पे पानी आ रहा है, एक पाइप से यहाँ पे आ गया, यहाँ एक बैल में भी स्टोर कर सकते हैं। इस बैल से इसको नीचे एक रिचार्ज पिट भी बना सकते हैं, जिससे नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आज की डेट में आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन जा रहा है। अगर हम ऐसे रिचार्ज पिट बनाते हैं तो ऐसे करने से क्या होता है, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा, या हम इसको बोलते हैं वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगी। वाटर टेबल वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई एम श्योर अब तक तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो इट इज द मेथड ऑफ कैप्चर, या इट इज द मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर द वेरियस यूज। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो बरसात का पानी है ना, उस बरसात के पानी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अलग अलग पर्पज के लिए स्टोर कर रहे हैं ना। इट इज़ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता यार इसमें, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। बस आपको गड्ढा वड्ढा खोदना है, कहीं पे पॉन्ड बना दो, कहीं पे लेक बना दो, है ना, कहीं पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। आपको पता होगा एक स्टेट है भारत में तमिलनाडु, तो यहाँ पर प्रत्येक घर में, एवरी हाउस होल्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जो है क्यों ना यार हम इसको पूरे देश में अप्लाई करें, तमिलनाडु में क्यों अप्लाई करें। अच्छी प्रैक्टिसेस को तो हमें अच्छी हर जगह पर अपनाना चाहिए ना। तो ये कैसी टेक्निक है, लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली टेक्निक है, जिसका पर्पज है कि बरसात की पानी की एक एक बूंद को प्रिजर्व करके रखना। इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, बोरवेल पिट्स में ले जा सकते हैं, वेल्स में ले जा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में यूज कर सकें। जब हम ऐसा करते हैं तो नीचे जो एक्वाफर्स होते हैं, ध्यान देना, एक्वाफर का मतलब क्या है, ये मान लो सरफेस है जहाँ पे मान लो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घर बने हुए हैं ना, तो आपको पता नीचे क्या होता है, कुछ पानी भरा रहता है ज़मीन के नीचे ना, और यहाँ पे हम पाइप डाल के उस पानी को निकाल लेते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्वाफर्स। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्वाफर। नीचे जो पानी भरा हुआ है ना, जहाँ से पानी निकलता है अंडरग्राउंड नीचे, ये अंडरग्राउंड है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पानी तो पाया जाता है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्वाफर्स। तो जब हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो नीचे जो एक्वाफर जिनमें पानी कम होता जा रहा है, वो एक्वाफर क्या हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, मतलब उनका लेवल बढ़ जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करोगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। पहली बात, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है उस लेवल को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर है उसको हम चेक कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। क्या मतलब यार पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, इस लाइन को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझना। सपोज एक कप है ये ना, और इसमें आपने चाय भर दी, क्या भर दी, चाय सपोज ज़्यादा हो गई, इसमें आपने शुगर ज़्यादा डाल दी, जो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई ये चाय ना, तो आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दो और फिर दोबारा गर्म कर लो, चीनी मत डालना। अब क्या होगा, तो चाय आपको जो ज़्यादा मीठी लग रही थी वो कम मीठी लगेगी। ध्यान देना, चाय जो ज़्यादा मीठी हो गई थी कम मीठी लगेगी। सिमिलरली क्या होता है, नीचे जो ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट हो चुका है उसमें जो फ्लोराइड, नाइट्रेट्स ऐसे कंपोनेंट चले गए, अगर मान लो अब ये तो मान लो फिक्स क्वांटिटी में चले गए जैसे चीनी की तरह, मगर ऊपर से फ्रेश वाटर जब इसमें ऐड होगा तो ये क्वांटिटी इनकी कम लगेगी।
मतलब पहले की तुलना में कम नुकसान पहुंचाएंगे। इनको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाइल्यूट। पानी जब ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं कि डाइल्यूशन हो गया। और वैसे भी साइंस में आपने पढ़ा होगा, डाइल्यूशन का मतलब है जो एसिड और बेस में हम पानी मिलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। ऐसे ही अंडरग्राउंड लेवल पे जो ये जो कॉन्टामिनेंट चले गए, जो प्रदूषण करते हैं, पानी को खराब कर देते हैं, जब हम एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो इनका प्रभाव कम दिखेगा, राइट। तो इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेंट लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग। अब यार सोचो, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है रिवर के थ्रू और आपने डैम बनाकर उसको स्टोर कर दिया तो हम फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो आप किसी जगह पे पेड़ पौधे लगा दो और तो वहाँ पे उसको हम सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पानी है ही तो पेड़ जो होते हैं, जो प्लांट जो होते हैं, इट इज़ यूज टू अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज। हम चाहें तो कोस्टल एरिया में भी क्या कर सकते हैं, मतलब जो सॉल्ट वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसको कोस्टल एरिया में जाने से रोक सकते हैं। मतलब जो लैंड वाला पार्ट है वहाँ जाने से रोक सकते हैं। आप वहीं पर क्या बना दो, एक दीवार सी बना के पानी को वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर कर लो, तो ये दीवार जो है कोस्टल एरिया में जो पानी है इसको अंदर नहीं जाने देगी लैंड वाले पार्ट में। तो ये भी एक टेक्निक है जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला है मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो मेथड्स बड़े सिंपल हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस थ्रू वेरियस मेथड्स बाई डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटी इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्पेशली अगर आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में होगा, जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ पे तो बहुत पुराने समय से लोग पानी को कंजर्व करते आ रहे हैं ना। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाई यूजिंग सरफेस वाटर बॉडीज। तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम देखें तो पानी को स्टोर करते हैं हम लेक के माध्यम से, पॉन्ड के माध्यम से, इरिगेशन टैंक्स के माध्यम से। लेक बनाना आज की प्रथा नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है लेक बनाना हमारा, है ना। सुदर्शन लेक के बारे में आपने सुना होगा, कमेंट करके बताओ सुदर्शन लेक किसने बनवाई, कहाँ बनवाई, किस जगह पर है, राइट। तो पुराने तरीकों में लेक बनवाना, पॉन्ड गांव में देखा होगा आपने, तालाब बनवा देते हैं जिनको पोखर भी बोलते हैं, इरिगेशन टैंक बनवा देना, है ना। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को हम टाँका बोलते हैं। ऐसा टाँका बना होता है ना, पानी आएगा बरसात का और ये इस टाँके में भर जाएगा, जो कवर्ड रहता है ना, टाँका या कुंड बोलते हैं, कवर्ड रहता है, अंडरग्राउंड टैंक रहता है ना। इसको जनरली घर या गांव के आसपास बनाया जाता है और इसके माध्यम से जैसे खेत में जो भी पानी आएगा यहाँ से पानी अंदर चला जाएगा और इस टैंक में नीचे भर जाएगा, है ना। और उसको बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। और भी तरीका है, जैसे हिली एरिया है वहाँ पे एक दीवार सी ऐसी बना सकते हैं, पानी स्टोर हो जाएगा। ये पानी नीचे जाके अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर कर सकता है, मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको बढ़ा सकता है, लेवल बढ़ा सकता है। ये वही टैंक है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इससे पानी अंदर चला जाएगा, ये कवर हो जाएगा, बाद में इसको यूज़ करते रहो। राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना ये वाला सिस्टम। और भी बेनिफिट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, जैसे मतलब देयर इज ह्यूज स्कोप टू यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व प्रीशियस वाटर रिसोर्स। आपको पता है पानी यार कितना ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है। कई जगह देखो क्या हालत है पानी की ना, पानी के लिए मतलब लोग कितना लड़ते हैं, कितना मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है। कई जगह पे बहुत कम पानी अवेलेबल है, तो यहाँ पे प्रीशियस रिसोर्स है। इसलिए अगर हम इसको बचाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को हम अगर यूज करें तो इस समस्या को हम क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो इट कैन बी डन बाई हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफटॉप्स और ओपन स्पेसेस। तो अब इसको रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के दो ही तरीके हैं। एक तो छत के थ्रू आप मतलब पाइप लगा के कहीं टैंक में स्टोर कर लो, या फिर ओपन एरिया में आप गड्ढा वड्ढा खोद के या वहाँ पे मतलब एक तालाब टाइप का खोद के वहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। तो अदर बेनिफिट्स में यही दे रखा है। एक तो यार जो हमारी कम्युनिटी की, जो हमारी जो समाज है, उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, है ना। किस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ग्राउंड वाटर पे। अभी हम सारा पानी नीचे से मतलब ज़्यादातर यूज करते हैं। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करेंगे तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना, जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसकी डिमांड को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा, जो हमारा ग्राउंड वाटर की टेबल कम होती जा रही है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस पंपिंग की जो कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं। अब मान लो पानी बहुत नीचे है, उसको आप खींचोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, बिल ज़्यादा आएगा। पानी बिल्कुल ऊपर आ गया, ग्राउंड वाटर जो है बहुत बिल्कुल पास में ही है, आप थोड़ा सा ज़मीन खोदो, नीचे पानी मिल जाए बहुत आसानी से, तो उसको पंप करने में पैसा कम लगता है। तो ठीक है, कॉस्ट भी कम होती है। अर्बन एरिया में आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड फुलफिल की जा सकती है अगर आप एक्स्ट्रा रेन वाटर को क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो ये रहा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बुक में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, अदर मेथड्स टू सॉल्व वाटर स्केर्सिटी। और भी कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम पानी की कमी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ना।
क्या तरीके हैं? नंबर 1, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर इन कोस्टल एरियाज एंड ब्रैकिश वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। देखो आपको पता है मीठा पानी हमारे पास कम है, तो क्यों ना यार ये जो खारा पानी है ना, ये जो कोस्टल एरिया में जो पानी होता है समुद्र का, वो कैसा होता है आपका? सैलाइन वाटर होता है। अगर हम ऐसी टेक्निक बना दें सैलाइन वाटर को हम मीठा पानी में कन्वर्ट कर दें, और ये जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होते हैं, जो सूखे एरिया होते हैं, यहाँ पे जो खारा पानी, इसको भी अगर हम मीठे पानी में कन्वर्ट कर दें तो पानी की कमी को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है ये ऊपर की रिवर है, ये नीचे की है, इनको हम नॉर्दर्न रिवर्स बोलते हैं, इनको हम सदर्न बोलते हैं, इनको हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं, नीचे वाली को सीजनल बोलते हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स भी बोलते हैं, राइट। ऊपर वाली को पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं। आप सब ने 11th में पढ़ी होंगी। ये भी पता होगा आपको, ये ऊपर वाली जो रिवर है पूरी साल बहती है, नीचे वाली रिवर पूरी साल नहीं बहती, सिर्फ बरसात के सीजन में ही बहती हैं। तो ऊपर क्या है आपके पास? ऊपर वाली जो रिवर्स है यहाँ पे तो सरप्लस वाटर है, नीचे पानी की कमी है। तो क्यों ना हम इन दोनों रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, इंटरलिंक कर दें। तो इंटरलिंक करने से क्या होगा? ऊपर जो ज़्यादा पानी है वो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये भी एक तरीका है कि वाटर सरप्लस एरिया जो ऊपर है, इससे वाटर डेफिसिट एरिया में ला सकते हैं, और रिवर की इंटरलिंकिंग करके तो इससे फायदा होगा, राइट। एक चीज़ ये हो गई। तो ये वाला तरीका जो है बहुत बढ़िया तरीका है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। कई सारे स्टेट्स की इसमें रजामंदी लेनी पड़ेगी, सरकारें कई बार एग्री नहीं होती हैं ना, आपस में डिस्प्यूट होता है, तो ये भी एक तरीका है। तो फिर लास्ट में यही कहा जा रहा है कि इसके अलावा भाई ये 2 तरीके तो बता ही दिए, जो जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पानी की स्कैर्सिटी को कम कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट, बिकॉज प्राइस ऑफ वाटर इज सीरियस इश्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी। फिर लास्ट में कहा जा रहा है देखो भाई पानी की समस्या तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब आम आदमी की मतलब जो नीड्स हैं उनको हम मतलब इग्नोर कर दें, क्योंकि पानी यार हर किसी की नीड है, हर किसी की ज़रूरत है। तो ये चीप कॉस्ट पर ही अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इसकी बढ़ा नहीं सकते, राइट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। सो अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे 2 टॉपिक, और पहला टॉपिक है नेशनल वाटर पॉलिसी और दूसरा टॉपिक है जल क्रांति अभियान। दोनों टॉपिक आपके क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज में दे रखे हैं। इस चैप्टर के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें आपका वाटर शेड मैनेजमेंट ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दिया, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो भी मैंने अपलोड कर दिया, और दोनों ही वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टार्टिंग का पोर्शन इसमें जो है उसको मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। पॉलिसी मतलब नीति। आपको पता है हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी बनाने का काम या कोई भी लेजिस्लेशन बनाने का काम जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, राइट। और ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का। तो पॉलिसी मतलब नीति किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है। पानी का कैसे यूज करना है, पानी को कैसे कंजर्व करना है, कैसे इसको मतलब पॉल्यूट होने से बचाना है, तो उससे संबंधित है हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कब आई थी? 2002 में आई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी। और आपको पता है यार पानी की अगर हम बात करें तो वो पानी पॉलिसी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि वाटर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है, हर किसी को पानी की ज़रूरत है। पीने के पानी की आपको पता है बहुत ज़्यादा कमी हो रही है आज की डेट में। ऊपर से पानी को हमने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है? पॉल्यूट कर दिया, तो पीने योग्य पानी बचा नहीं है। इसलिए पानी का सही से यूज कर सकें, सही से इसको कंजर्व कर सकें, उसके लिए हमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ी। ये भी आपको पता होगा अपनी अर्थ पर लगभग 71% वाला पार्ट पर आपको पानी देखने को मिलेगा, अराउंड 29% पार्ट पर आपको लैंड वाला पार्ट देखने को मिलेगा। मगर ये 71% पानी होते हुए भी बढ़िया पानी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है पानी में भी अगर टोटल अगर हम देखें तो लगभग 97.5% जो पानी है वो कैसा है? आपका सैलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, जो ज़्यादातर ओशंस में पाया जाता है। तो पीने लायक पानी तो या बढ़िया पानी जो फ्रेश वाटर है वो तो 2.5% है, जिसका ज़्यादातर पानी जो है आपको ग्लेशियर्स में देखने को मिलेगा। तो अपने पास तो जो अंडरग्राउंड वाटर है बहुत ही लिमिटेड है ना। तो पानी प्रीशियस रिसोर्स है, इसलिए और आज की डेट में पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, इसका यूज भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी के महत्व को समझाने के लिए लोगों को, ठीक है, पॉलिसी आई हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी। कब आई थी? 2002। पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई, तो आपको बताना है 2002 में आई थी, 2002 में आई थी, है ना। तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 स्पेसिफाई वाटर अलोकेशन प्रायोरिटीज ब्रॉडली इन फॉलोइंग ऑर्डर। ये पॉलिसी बताती है कि पानी को हमें किस हिसाब से यूज करना है, मतलब सबसे पहले किसको पानी देना है, फिर किसको, मतलब प्रायोरिटी सेट कर दी है कि पानी सबसे पहले किसके लिए जरूरी है, फिर उसके बाद किसके लिए जरूरी है। तो प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है ड्रिंकिंग वाटर को, कि पहले सबसे पहले लोगों को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें पीछे छोड़ो। दूसरा फिर इरीगेशन, खेती करने के लिए चाहिए। तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए।
चौथा नेविगेशन और पांचवा इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्रीज को बाद में रखा है, पहले प्रायोरिटी किसको दी गई है? ड्रिंकिंग वाटर को। एमसीक्यू बन सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है वो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है नेशनल वाटर पॉलिसी में, तो आपको बताना है ड्रिंकिंग वाटर को, फिर इरीगेशन को, फिर हाइड्रो पावर, फिर नेविगेशन मतलब जहाँ पे अपने पानी के जहाज चल सकें, फिर इंडस्ट्रीज। ठीक है। पॉलिसी स्पेसिफाई प्रोग्रेसिव न्यू अप्रोच टू वाटर मैनेजमेंट, और इस पॉलिसी में बहुत सारी अप्रोचेज दी गई हैं, तरीके दिए गए हैं कि कैसे हम पानी को मैनेज कर सकते हैं। तो नेशनल वाटर पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं भाई, एक एक करके यहाँ पे फीचर्स देखते हैं। नंबर 1, इरीगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड अ ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट वेरेवर देयर इज नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात, सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, किसके? इरीगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप सबको पता है, डैम्स को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य हमारे फुलफिल हो जाते हैं। जैसे जहाँ पर भी डैम बनेगा वहाँ पर आपको जहाँ पर भी डैम बनेगा वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे एम्स हमारे फुलफिल हो जाते हैं डैम से। क्या क्या एम्स फुलफिल हो जाते हैं हमारे? जैसे डैम्स बनाने से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, डैम्स बनाने से हम जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं, डैम्स बनाने से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के काम, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। अब बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट है इनमें हमें किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है? ड्रिंकिंग वाटर। जहाँ भी आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो भाई साहब, उसका एक कंपोनेंट आप उसमें क्या ऐड कर दो? जैसे उसका पानी को हम इरीगेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो वहाँ पे एक और चीज़ क्या ऐड करनी चाहिए कि उस पानी का यूज पीने के लिए भी हम यूज कर सकें। ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा जहाँ पर पानी की कमी है। दूसरा, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी ये कह रहे हैं नेशनल वाटर पॉलिसी कि भाई साहब पानी आपको ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स को भी प्रोवाइड करना है, और ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जैसे कई जगह फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पर भी सरकार पानी की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी मिलना चाहिए। मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे पॉलिसी में कहा गया है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि हम ग्राउंड वाटर के यूज को लिमिट कर सकें और इसको रेगुलेट कर सकें। क्योंकि आज की डेट में आप देखो लोग जो है अनलिमिटेड पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इरीगेशन में धुआंधार पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत है सरकार को कि लिमिट लगाई जाए। जैसे गाँव में अगर मान लो खेतों में पानी दिया जा रहा है, तो अगर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो लोग लगातार पानी का यूज करेंगे, तो लिमिट लगा दो कि भाई 8 घंटे बिजली आएगी इलेक्ट्रिसिटी वाली, जो मतलब इरीगेशन वाली, या मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली आती है उसमें लिमिट लगा दी, तो अपने आप पानी का इस्तेमाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोथ surface and groundwater should be regularly monitored for quality. A phased program should be undertaken for improving water quality. ये कह रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, दोनों को हमें मॉनिटर करना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए कि भाई ये पोल्यूशन तो नहीं, पोल्यूटेड तो नहीं हो चुका है। अगर पोल्यूटेड हो चुका है तो हमें फिर पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, एक प्रोग्राम चलाना चाहिए कि पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन ऑल यूजेज ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड। कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप पानी यूज कर रहे हो ना, तो कोशिश करो पानी कम पानी में काम चल जाए। जैसे इरीगेशन में एक तो हम वैसे ही खुले में पानी देते हैं, धुआंधार पानी जाता है, तो एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लेके आए, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम लेके आए, तो पानी कम पानी में ही अपना काम चल जाएगा। तो जहाँ जहाँ पानी का यूज हो रहा है वहाँ कोशिश करो कि कम पानी में काम चल जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। प्लस पानी आपको पता है स्केर्स रिसोर्स है, स्केर्स मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, कम है पानी, है ना, पीने योग्य पानी जो है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई पानी का हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का अनलिमिटेड यूज नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। और कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड बी प्रोमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव। कॉन्शियसनेस का मतलब है भाई लोगों को जागरूक करो, अवेयर करो, उनकी चेतना जो है उनके मन को मतलब बताओ कि भाई देखो पानी को हमें ख़राब नहीं करना है, पानी को सही से यूज करना है। कैसे कर सकते हैं हम? पढ़ा के लोगों को एजुकेट करके, रेगुलेशन लगा के, लिमिट लगा के, इंसेंटिव दे के कि जो पानी बचाएगा सही से उसको सरकार कुछ मॉनिटरी असिस्टेंट दे या कुछ फ़ायदा दे। डिसइंसेंटिव मतलब कुछ मतलब फ़ाइन लगा दे अगर कोई पानी ज़्यादा यूज कर रहा है ना। इंसेंटिव मतलब कुछ अच्छा प्रोत्साहन देना, डिसइंसेंटिव मतलब उस पर कोई फ़ाइन वाइन लगाना है। तो ऐसे करके हम पानी का जो यूज है उसको लिमिट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। एक टॉपिक है अब आपका जल क्रांति अभियान। तो ये तो गया। तो जल क्रांति अभियान पहली बात तो 2015 और 16 में आया। अब देखो क्यों आया यार, जल क्रांति अभियान की बात क्यों चल रही है? क्योंकि पानी भाई रिसोर्स हमारा प्रीशियस है। लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि जल को हमें बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। क्योंकि आज देखो पानी बोतलों में आने लग गया है, पहले पानी बोतलों में नहीं आता था। इतनी ज़्यादा सिचुएशन हमारी ख़राब होती जा रही है ना, और ख़राब होती ही जा रही है। हर जगह पानी की क्राइसिस है। आप देखो सब घर घर में आपका मतलब आप देखो जो
जो आपका आरओ का पानी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पानी को लेकर अभी भी सरकार हमारी बहुत ज़्यादा सचेत है। इवन यूँ समझ लो कि सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है। क्या बना दी है? एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका मतलब सरकार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न है किसको लेकर, पानी को लेकर। तो ऐसे ही एक जल क्रांति अभियान आया हमारा 2015-16। तो बैकग्राउंड क्या है देखो, दो द वाटर इज ए रिसाइकलेबल रिसोर्स बट इट्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड एंड गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, पानी कैसे रिसोर्स है? रिसाइकलेबल है। पता है आपको, पानी एक बार एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह तीसरी जगह, और फिर वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, रिसाइकलेबल, मगर ये लिमिटेड है। मैंने बताया ना 97.5% पानी कैसा है आपका, पीने योग्य नहीं है, और वो 2.5% में मोस्टली पानी ग्लेशियर्स में। हम जो यूज कर रहे हैं वो पॉइंट में पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पानी हमारे पास लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है। दूसरी बात, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती जा रही है। आप देखो, डिमांड बहुत ज़्यादा है पानी की, सप्लाई कम है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आज की डेट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज एट ग्लोबल स्केल विल क्रिएट वाटर स्ट्रेस कंडीशंस इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखो, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह पे बरसात नहीं हो रही है, और जब बरसात नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, वहाँ पानी की और ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। इंडिया हैज ए यूनिक सिचुएशन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद हाई डिमांड ऑफ वाटर, देयरफॉर वाटर डिमांड इज वेरी हाई। अगर भारत की हम बात करें तो भारत की सिचुएशन तो यूनिक है। यूनिक कैसे? एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत में, दूसरा हमारे यहाँ ग्रोथ भी नंबर। आप देखो, इंडिया आज की डेट में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया मतलब, और ऊपर से पानी की डिमांड भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे पानी की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए हमें पानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इसका कॉन्शियसली इस्तेमाल कर सकें, लिमिटेड वे में इस्तेमाल कर सकें, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। राइट, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2015-16 में जल क्रांति अभियान लेके आए, ताकि सभी को पानी की सिक्योरिटी जो है, वाटर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके पानी की। ठीक है, तो सरकार क्यों लेके आई? एक तो वाटर सिक्योरिटी, मतलब पानी सबको मिल सके, दूसरा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, सबको पानी मिलना चाहिए, प्रति व्यक्ति को पानी इंश्योर करने के लिए सरकार क्या लेके आई? जल क्रांति अभियान। और आपने देखा होगा, गांव-गांव तक पानी पहुंच गया है, और सरकार जो है कनेक्शन मतलब प्रोवाइड करा रही है पानी के, ताकि घर घर तक क्या पहुँच सके, पानी पहुँच सके। और ये सरकार का मिशन भी है, घर घर पानी मतलब पहुँचाने का। जल क्रांति अभियान में लोकल बॉडीज़ में जैसे आपकी पंचायत, अर्बन में म्यूनिसिपलिटीज़, ये इन्वॉल्व हो रही हैं, NGOज इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिटीजन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, और अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि भाई जल क्रांति अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव? अब देखते हैं जल क्रांति अभियान का ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया। यहाँ पे देखो क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं। नंबर 1, टोटल भारत में जैसे 672 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में से एक विलेज सेलेक्ट किया जाएगा, उस विलेज को बोलेंगे जलग्राम। और वो विलेज कैसा होगा? वाटर स्ट्रेस्ड विलेज होगा। वाटर स्ट्रेस्ड विलेज का मतलब क्या है? जहाँ पे पानी की कमी हो। जैसे 672 डिस्ट्रिक्ट है, 672 भारत में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आध गाँव तो ऐसा होगा जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी होगी, तो सरकार उस गाँव को चुनेगी जलग्राम के रूप में, और वहाँ पर ये प्रयास किए जाएंगे कि वहाँ पानी की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके, वहाँ पे पॉन्ड्स बनाए जा सके, वहाँ लोगों को अवेयर किया जा सके। क्योंकि एक गांव में अगर आपने ऐसा कर दिया तो बाकी गांव के लिए वो क्या बन जाएगा? मॉडल बन जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार क्या करेगी? एक ऐसा गाँव चुनेगी जहाँ पर पानी की समस्या है, वाटर स्ट्रेस्ड। राइट, अब reducing pollution by water conservation and artificial recharge, reducing groundwater pollution and construction of arsenic free wells in selected areas of the country। अब क्या करेगी सरकार? जो जो एरिया सेलेक्ट किए गए वहाँ पे पानी के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा, आर्टिफिशियल रिचार्ज किया जाएगा, ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन को रोका जाएगा, आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाए जाएंगे, ताकि मतलब वहाँ पे पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और पानी को प्रिजर्व भी कर सकें। और फिर इसके अलावा एक और काम क्या किया जाएगा? अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं? जैसे आप पानी के बारे में ये जो पढ़ रहे हो, ये अवेयरनेस का ही पार्ट है। अवेयरनेस पढ़ाने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम एजुकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स लिखवा सकते हैं कि पानी के ऊपर कि पानी कितना ज़्यादा जरूरी है। और जल क्रांति अभियान पर भी ऐसे लिखवाए जा सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके भाई ये पर्पज़ क्या है, क्यों पानी को बचाना जरूरी है। अब जब हम ये करेंगे तो डेफिनेटली वाटर सिक्योरिटी के थ्रू हम लोगों को लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करा सकते हैं और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी गांव में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना रहे हो, तो वहाँ जब टैंक बनाओगे तो गांव के लोगों को ऑटोमेटिकली उससे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो लाइवलीहुड, नौकरी मिलेगी तो उनको खाना भी इंश्योर हो सकता है। अगर पानी को वहाँ स्टोर करेंगे तो उसको यूज एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर करेंगे तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी, उनको खाना भी मिलता रहेगा, फसल बराबर प्रोड्यूस होंगी। तो ये भी इंश्योर कर सकते हैं हम किसके माध्यम से? जल क्रांति अभियान के माध्यम से।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस प्रोग्राम के तहत देश के अलग अलग भागों में 1000 हेक्टेयर 1000 हेक्टेयर का एक एरिया सेलेक्ट किया जाएगा जिसको बोलेंगे मॉडल कमांड एरिया। और इस एरिया में क्या किया जाएगा, इस एरिया में वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स लगाए जाएंगे, पानी को कंजर्व किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, ये जो सेलेक्ट एरिया हैं यहाँ पर 1000, इन सभी जगहों पर 1,000 का जो मतलब हेक्टेयर की ज़मीन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मॉडल कमांड एरिया में। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को वहाँ पे चलाया जाएगा ताकि लोगों को बता सके कि भाई पानी को कैसे कंजर्व करना है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।